हाँ जी बेटा। तो सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स आरटीपी को और आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम जी क्वेश्चन नंबर 12 तक हुआ है, जो रिकॉर्ड यहाँ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर इसमें वापस आएंगे। ये फाइनल अकाउंट साथ में रेक्टिवेशन अच्छा लेवल है। तो मैं ये कहूँगा कि अपना पेन कॉपी रजिस्टर लेके साथ में बैठें, ठीक है। क्योंकि भाई साथ साथ करेंगे सॉल्व तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एटलीस्ट जो की पॉइंट्स हैं वो तो एक नोटिंग बनती है इसकी। चलिए जी शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है जी 13। फॉलोइंग आर द बैलेंसेज एट 31st ऑफ मार्च एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ मिस्टर सतेंद्र। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग, बैंक ओडी, कैपिटल अकाउंट्स, बैड डेट रिकवर्ड, नॉर्मल बैलेंसेज हैं। भाई बहुत अच्छा होता है जो प्रॉपर ट्रायल की फॉर्म में बना देते। ऐसे ही लिख दिए, ये कोई ट्रायल नहीं है। डेबिट क्रेडिट मिक्स भी हुआ हुआ आप देख रहे हैं। क्वेश्चन का एंड पहले ही पढ़ लेते हैं कि थोड़ा रेक्टिफिकेशन एंट्रीज भी मांगी गई हैं, इसलिए मैं एंट्रीज डिस्कस करने वाला हूँ भाई। आइए सर। परचेजेस इंक्लूड सेल रिटर्न ऑफ 10,300। सेल इंक्लूड परचेज रिटर्न ऑफ 6,900। ब्लंडर। वन एट ए टाइम समझते हैं। परचेज में सेल रिटर्न इंक्लूड हो गई। लो समझें कैसे होगी होगी और क्या करें फिर। सर देखो, जब सेल रिटर्न आती है ना, सेल रिटर्न का मतलब यही होता है ना, सामान वापस आया। इनवर्ड मूवमेंट होती है गुड्स की। सही एंट्री तो ये करनी होती है। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, टू कस्टमर अकाउंट, जो भी पर्सनल अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व होगा उसको क्रेडिट देना होता है सेल रिटर्न का। अब इन भाई साहब से गलती क्या हुई कि सामान तो सेल रिटर्न वाला वापस आ रहा था। बोले आपने गुड्स बेचे थे, पार्टी को पसंद नहीं आए, डिफेक्टिव हो सकते हैं, जो मंगवाया गया शायद वो ना हो, तो उसने वापस कर दिए। तो सामान इनवर्ड तो आया, पर ये आप ही का खुद के बेचे हुए गुड्स वापस आ रहे थे। आपको लगा जैसे आप खरीद रहे हो, तो आपने एंट्री पा दी परचेज अकाउंट डेबिट। परचेजेस अपनी डेबिट कर ली। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कस्ट टू पार्टी अकाउंट, पार्टी या कस्टमर। क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि क्रेडिट ठीक हुआ हुआ है, मतलब कि कस्टमर जो है, कई बार ऐसे पार्टियां सच में भी होती हैं जो जिनसे हम खरीदते भी हैं और जिन्हें हम बेचते भी हैं चीज़ें। तो हम ये वाला मान रहे हैं कि ये ठीक है। अब सर ठीक फिर कैसे करें। परचेज शुड हैव बीन डेबिटेड, गलती से सेल रिटर्न डेबिट हो गया था। तो सर परचेज सॉरी सेल रिटर्न शुड हैव बीन डेबिटेड, गलती से परचेज डेबिट हो गया था। मैं राइट रॉन्ग पहले ठीक करा दूंगा आपको। ये सर आपकी राइट एंट्री है, ये रॉन्गली एंट्री हुई है। तो यू नीड टू पास द रेक्टिफाइंग एंट्री। तो सर नॉर्मल है, सेल रिटर्न डेबिट कर लीजिए, सेल रिटर्न अकाउंट आ जाएगा। और परचेज जो रॉन्गली डेबिट हो गया हुआ है उसे क्रेडिट कर दीजिए। सर कितने अमाउंट से हुई है ये हरकत। सर ये हरकत 10,300 से हुई है। 10,300 की ये रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी। इन्होंने यहाँ कंपाउंड एंट्री कर रखी है आंसर में, मैं साथ ही चेक करा लूँ पहले और बढ़ने से आगे। देखो जी, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल रिटर्न 10,300 और साथ साथ परचेज क्रेडिट। फाइनल अकाउंट बनाते वक्त भी ध्यान रखिएगा, परचेज क्रेडिट हो रही है तो परचेज में से माइनस करना होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल रिटर्न सामने आ रही है तो ये सेल रिटर्न दिखानी होगी आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। और सुनते हैं, और है जी अगला पॉइंट, सेल इंक्लूड परचेज रिटर्न ऑफ 6,900। अब जब हम परचेज रिटर्न करते हैं, जब हम परचेज रिटर्न करते हैं, अब मैं पहले टिक लगा लूँ कि सही एंट्री वहाँ क्या करनी होती है। सर देखो, आपने सामान वापस किया है तो क्रेडिटर को कहो भाई तेरा क्रेडिट बैलेंस हो गया कम, क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। इस तरीके से आउटवर्ड मूवमेंट है, ऐसे रिकॉर्ड करनी होती है। सर अमाउंट, सर 6,900। ऐसे ही एंट्री भाई साहब होनी होती है। अब ये इसमें फिर कंफ्यूज हो गए, इनका हैंग थोड़ा ज़्यादा हुआ हुआ था। इन्होंने क्या किया कि भाई बाहर जा रहे हैं गुड्स ना, गुड्स मूव हो रहे हैं, परचेज रिटर्न थी उस वजह से बाहर जा रहे हैं, इन्हें लगा ये सेल है, सेल की तरह रिकॉर्ड कर दिया। ये तो हमारी जम्पशन है ही कि पार्टी का अकाउंट ठीक यूज हुआ, तो जो भी पर्सन था ये एंट्री कर दी गई। सर कहाँ परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करनी थी और आप सेल बढ़ा के बैठ गए। तो ठीक है सर, राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री दोनों यहाँ पड़ी हैं, टाइम फॉर रेक्टिफाइंग एंट्री। तो रेक्टिफाइंग एंट्री करो। सर देखिए, सेल गलती से क्रेडिट हुआ है
सेल गलती से क्रेडिट हुआ है, इसे डेबिट कर देते हैं। सेल अकाउंट डेबिट रेक्टिफाइंग एंट्री में 6900, और क्रेडिट दे दें जिसे मिलना चाहिए सर परचेज रिटर्न। क्रेडिटर तो चलो खुश है, उसको तो कुछ नहीं पता कि हमारी अकाउंटिंग की धज्जियां उड़ी हुई हैं। ये यदि रेक्टिफाइंग एंट्री है। अब इसको सर सोल्यूशन में देखने की कोशिश कीजिए। सर सेल डेबिट 6900 चेक कीजिए, मिलाइए। सेल सर यहाँ पे 6900 डेबिट की थी हमने, परचेज रिटर्न क्रेडिट 6900, बिल्कुल सर। तो भाई और आगे अगर देखें, गुड्स विड्रॉन बाय मिस्टर सतेंद्र फॉर ओन कंजम्पशन 14,000 इंक्लूडेड इन परचेजेस। ये भी एक तरह से गलती है, क्योंकि जो गुड्स आपने विड्रॉ कर लिए हैं अपनी खुद की कंजम्पशन के लिए, तो अभी भी वो परचेजेस में है, तो भाई बहुत गलत है। दिस इज बेसिकली ड्राइंग इन काइंड एंड इट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड। तो एंट्री क्या होती है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। चेक कीजिए भाई साहब, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज की कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं बनती है, तो मैं आपका टाइम नहीं ले रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये तो आप सबको आता ही था। और सुनते हैं, wages paid in the month of April for the installation of plant and machinery amounting to 1800 were included in wages account. Sir, very common error of principle. अगर wages in connection with plant and machinery installation है, मतलब नई प्लांट एंड मशीनरी आई है, उन्होंने इंस्टॉल करवा रहे हैं, उसकी वेजेस हैं, तो वो तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में डेबिट होनी चाहिए। सही एंट्री थी प्लांट एंड मशीनरी टू बैंक, गलती से हो गया वेज टू बैंक। सर ठीक कर लीजिए, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट कर दीजिए, वेजेस क्रेडिट कर दीजिए, प्लांट एंड मशीनरी टू वेजेस। ये देखिए सर, बिल्कुल मस्त तरीके से। अब सर और जड़ी एंट्रियां है सर, देखिए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ परचेज फॉर पब्लिसिटी करने को, तो यदि एंट्री हो जाएगी एडवर्टीजमेंट टू परचेज। एडवर्टीजमेंट टू परचेज यहाँ चेक करते हैं, ये देखिए जी, एडवर्टीजमेंट टू परचेज, ये एंट्री भी आ गई। अब आप देख सकते हैं कि परचेज वगैरह की तरफ काफ़ी एक्शन हो चुका है, परचेज रिटर्न्स भी रिकॉर्ड हो चुकी हैं, तो फाइनल अकाउंट बनाते वक्त बहुत ध्यान रखिएगा अपना, मेरे कहने का मतलब ये है। अब सर आगे ये एडजस्टमेंट्स हैं फाइनल अकाउंट से संबंधित, यदि एडजस्टमेंट एंट्रियां नहीं पूछी गई हैं, सिर्फ आपसे पूछा गया था रेक्टिवेशन एंट्री। अब पूछा गया है ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट। एक ओवरव्यू मैं दे दूंगा, ठीक है, एक स्टॉक वाली अपनी बड़ी फेवरेट एडजस्टमेंट इसमें, वो भी अच्छे से समझा दूंगा। तो फर्स्ट वी विल गो टूवर्ड्स दी ट्रेडिंग पी एंड एल, उधर एक ओवरव्यू लेंगे। सर देखिए, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट ऑफ मिस्टर सतेंद्र फॉर द ईयर एंडेड गिवन। सर इसमें आप ओपनिंग स्टॉक जड़ा है वो यहाँ ट्रायल जो गिवन है, ट्रायल तो नहीं कह सकते, जो लेजर बैलेंसेस की रिपोर्ट दे रखी है उसमें से कोशिश करेंगे ओपनिंग स्टॉक टिक करवाने की। वेजेस भी यहाँ जो इस बैलेंसेस में है वो इतनी है, ठीक है। फिर इसमें से आप देख रहे हैं 6/12/400 यहाँ लिखा गया, वहाँ वेजेस थी आप परचेजेस थी 640। तो हो सकता है कि इन्होंने कुछ जड़ी एडजस्टमेंट्स हैं वो नेट करके ही यहाँ लिया है। हो सकता है इंस्टीट्यूट इसके बारे में कोई मतलब कि ज़्यादा डिटेल देना चाहे, अगर नहीं भी करता है तो कोई बात नहीं, हमारे पास खुद यहाँ डाटा है, हम उससे बात करेंगे। देखो हमने ईच एंड एवरी रेक्टिवेशन एंट्री समझी है, हमारी परचेजेस का यहाँ पे साफ तौर पे 640 का बैलेंस है, हम कोशिश करेंगे यहाँ तक पहुँचने में कि भाई नेट कितना हो जाएगा। सर देखिए, परचेज यहाँ 10,300 क्रेडिट हुआ है, तो ये आपको सर माइनस करना पड़ेगा, क्रेडिट हो रहा है परचेज, डेबिट बैलेंस रिड्यूस होगा इस वजह से। फिर अगली एंट्री में देखिए, सर अगली एंट्री में देखिए परचेज इन काइंड है, ये ड्राइंग इन काइंड है, तो इसके भी 14,000 माइनस करने होंगे। यस सर, अभी और बने रहिए। एडवर्टीजमेंट और परचेजेस का जो लिंक हुआ था, एडवर्टीजमेंट में परचेजेस सैम्पलिंग की तरह यूज हुई थी, 3300 ये भी माइनस करने होंगे। ये सब एक प्रॉपर वर्किंग बना के भी दिखाया जा सकता था। इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है? इंस्टीट्यूट कह रहा है कि भाई देखो, जो रेक्टिफिकेशन एंट्रियां होने के बाद परचेजेस का बैलेंस बचेगा, मैं उसको यहाँ दिखाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट वी रेक्टिफाई देन वी प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो परेशान ना हो, फीलिंग समझे। अब ये चीज आ गई। अब रेक्टिवेशन में एक नया अकाउंट पैदा हुआ था परचेज रिटर्न का, वो यहाँ से नेट होता हुआ दिख रहा है। ऐसी सेल में भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आ जाए, तो उसमें मैं आपके पूरे साथ रहूंगा। सर सेल का मैं पहले देखना चाहूंगा यहाँ है कितना। सर 861,200 है, 8,61,200 है सेल्स की फिगर। अब यहाँ हम देखेंगे रेक्टिवेशन एंट्रियों के जरिए कि सेल अकाउंट पे क्या असर हुए थे। सर सेल अकाउंट 6900 डेबिट हुआ है, तो
तो ये आपको माइनस करना होगा, सेल डेबिट होने से रिड्यूस होएगी। सर फिर उसके बाद आप देखते जाएं कि सेल में और कोई कार्रवाई यहाँ की गई थी। सेल देखो रिटर्न इनवर्ड आ गया, वो तो मैं बाद में लेस करवा दूंगा, पर मैं सेल की बात कर रहा हूँ। और कोई नहीं सर, और कोई मूवमेंट नहीं है। तो एक बार अपडेशन कीजिए, 861,200 minus 6,900. Sir, after activation, this sale account is having a balance of 8,54,300, which will be shown on the credit side and sale return will be deducted. Done. सारी चीज़ें एंड प्रॉपरली प्लेस होगी। कैरेज इनवर्ड और वेजेस ये आप देख लेना। वेजेस में थोड़ा सा पॉइंट हो सकता है, एक्टिवेशन वाला एडजस्ट हुआ हुआ है, इसलिए मैं आपको एक बार वो भी दिखाने लगा हूँ कि वेजेस कैसे हैं। सर दिस इज 48,660। इसमें कुछ वेजेस जो इंस्टॉलेशन वाली हैं वो गलती से इंक्लूड हो गई थी, उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री कर दी गई थी बेटा जी। सर ये रही वो 1800 की वेजेस, तो दिस शुड बी डिडक्टेड। तो हमारा वेजेस का बैलेंस आफ्टर रेक्टिवेशन चेक करते हैं जी कितना आता है। 1800 माइनस कर रहे हैं बेटा। सर इट इज 46860, 46860। चेक कर लीजिए बेटा, 46860 आपको ये बैलेंस यहाँ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही है सर। सर अब बात रहेगी क्लोजिंग स्टॉक की, ये कैसे आया। सर ये अगर आप स्टडी मटेरियल में से पढ़ते हैं तो फाइनल अकाउंट के एटलीस्ट 2 क्वेश्चनों में तो ये पॉइंट इन्होंने कॉमन रखा ही है। फिर जो पुराने आरटीपीज ये वो देखें तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ये पॉइंट हुआ। बट अगर बोलें तो अच्छी रेटिंग का पॉइंट है, आरटीपी के जरिए एक रिवीजन लगवाने का मौका है, वो हम छोड़ेंगे नहीं। पहले मैं यहाँ से बैंक कोडी आपको दिखा दूँ। ये जो बैलेंसेस की लिस्ट है इसमें बैंक कोडी है 320। यस सर, बैंक कोडी इज 320, बहुत सही। अब सर आप इहदे बारे में एडजस्टमेंट नंबर 7 में अच्छे से पढ़ सकते हैं कि ये कहानी कैसी है और क्यों इतनी घूमी हुई है। सर देखिए अब क्या कहता है, कहता है बैंक कोडी इज सिक्योर्ड अगेंस्ट द हाइपोक्यूशन ऑफ स्टॉक। मतलब स्टॉक पे ना एक सॉर्ट ऑफ लियन क्रिएट कर रखा है उन्होंने, ठीक है, चार्ज क्रिएट कर रखा है कि अगर आपने पैसे ना दिए ओडी के तो स्टॉक आपका जब्त हो जाएगा। Bank OD outstanding as on this date has been considered as 80% of the real value of stock after deducting 20% as margin. इससे ये लगता है कि जो बैंक कोडी है आज इस दिन जो बैंक कोडी है वो मैं यहाँ लिख दूं 320 है। अभी तक की लाइन को पढ़ के ऐसा लगता है कि बैंक कोडी जो आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2020 को हैज बीन कंसिडर्ड एज 80% ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक। मतलब स्टॉक की जितनी वैल्यू है उसका ये 80% है। तो इसका मतलब स्टॉक की 80% वैल्यू 320 है, तो स्टॉक कितना होगा, यहां से बंदा स्टॉक निकाल सकता। अगर लिखा इतना ही होता तो काम हो गया था। बट इसमें एक चीज और लिखी है, एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू 80% ऑफ द सेम हैज बीन अलाउड टू बी ड्रॉन एज ओडी। सर देखो जब किसी बैंक के पास हम स्टॉक के बेस पे, कल को आप सीए बनोगे, बहुत क्लाइंट्स के लिए आप ओडी लिमिट दिलवाओगे स्टॉक के अगेंस्ट, तो जितने का आपका एवरेज स्टॉक होता है उतनी लिमिट कभी नहीं मिलती, उतनी लिमिट कभी नहीं मिलती। अब जो इन्होंने 2 बार ये 80% कर दिया ना, वो मैं बताता हूँ कैसे। बैंक कहता है जी ये आपका स्टॉक है, ठीक है, ये आपकी स्टॉक की वैल्यू है, जितनी ये वैल्यू है इसके अगेंस्ट हम आपको कुछ परसेंटेज देंगे जिसे आपकी बैंक कोडी लिमिट कहा जाएगा। जैसे स्टॉक वैल्यू का 80% इज योर लिमिट बैंक कोडी। जिस तरह सीए कहता है लाला जी खुश हो जाओ 50 लाख की लिमिट बनवा दी आपकी, पर जितनी लिमिट बनती है ना सारी विड्रॉ यूजेबल नहीं होती। जैसे किसी की सीसी लिमिट है, बैंक कोडी लिमिट है, मान लो 1 करोड़, तो इसका मतलब 1 करोड़ एज ए ओडी बैंक अलाउ कर देगा, ये ना लो आप, ये मतलब ना लो। हाँ जी, बात ये हो रही थी कि लिमिट बन जाती है मान लो 100 लाख की, कि बैंक वाले स्टॉक की वैल्यू का 80% करते हैं और कहते हैं जी 100 लाख की लिमिट होगी लाला जी की। पर कोई भी बैंक 100 लाख की लिमिट में 100 लाख निकालने देता ही नहीं। वो कहता भाई देखो ये जो आप निकालोगे इससे थोड़े कम पैसे आपको निकालने अलाउड है, उसे कहते हैं ड्रॉइंग पार, कि कितना आप ड्रॉ कर सकते हो। क्यों कि 100 लाख तो टोटल है ना, जो आप विड्रॉ करोगे उस पर इंटरेस्ट भी तो डलना है ना। तो अब ये यहां तक स्टॉक के ऊपर ये लिमिट वाला फैक्टर लग के बनी लिमिट, ठीक है। फिर उसके ऊपर कितना विड्रॉ कर सकते हो वो भी एक कहानी होती है।
लिमिट का जैसे मैंने बोला कि कुछ हिस्सा आप विड्रॉ कर सकते हो। जब ये स्टॉक, ये सारा इकट्ठे देख लें, स्टॉक पे लिमिट बनती है, लिमिट पे कुछ हिस्सा आप विड्रॉ कर सकते हो। जो आपने वो सारा विड्रॉ कर लिया, दैट विल बी योर बैंक ओडी। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बैंक ओडी 320 पड़ा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और हमारे पास यहाँ पे जड़ी डाटा है वो इस हिसाब से है कि बैंक ओडी 320 पड़ा है। उसने कहा हुआ है दिस इज 80% ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड आफ्टर एडजस्टिंग मार्जिनल वैल्यू ऑफ 80% ऑफ सेम हैज बीन अलाउड टू बी ड्रॉन एज ए ओडी। मतलब कि ये जो स्टॉक अपना बैंक ओडी था, ये स्टॉक की 80% वैल्यू था, पर हमें कुछ कुछ परसेंटेज ही विड्रॉ करनी दी जाती है। कितने परसेंट विड्रॉ करने दिया गया? 80%। तो इट मीन्स यहां तक बना ओडी लिमिट, इसमें से आप विड्रॉ कर सकते हैं, वो भी 80%। दो बार 80% लिख के ना इंस्टीट्यूट कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। अब बच्चा कह रहा है जी स्टॉक वैल्यू का 80% करके मेरा ओडी बना, फिर ओडी वैल्यू का 80% करके मैंने विड्रॉ किया, और वो 320 है। तो यहाँ से बेटा जी इस कैलकुलेशन से स्टॉक वैल्यू का पता तो सबको चलेगा ही। डिवाइड बाई 80%, डिवाइड बाई 80%, पहले 4 लाख, फिर करोगे तो ये आ गया 5 लाख। तो सर इससे स्टॉक की वैल्यू आपकी दिखनी शुरू हो जाएगी, 5 लाख रुपए, जिससे जी आपका जीपी भी आ जाएगा। इसके बाद जी आगे के पॉइंट एज सच इतने कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक ठाक पॉइंट है, अगर आपने फाइनल काउंट कर रखा है पता ही है सारे। फिर भी एडजस्टमेंट का ओवरव्यू ले लेते हैं। अब सर ये जो पब्लिक सिटी में किया था ये खर्चा बुक कर देना एडवर्टीजमेंट का, डेटर पे ध्यान रखना, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2.5। ऊपर चेक कर लेना दोनों ओल्ड प्रोविजन भी पड़ी हैं, तो जरा ध्यान से ट्रीटमेंट करना। और तो सर फिर इसमें कुछ है ही नहीं, डेप्रिसिएशन है आपने लगा ही देनी है। प्लांट एंड मशीनरी में वो वेजेस कैपिटलाइज करके डेप्शन लगाना, तो हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये डेटर्स के ऊपर माइनस ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जब होती है तो पता ही है कि डेटर 480 है, उसमें पहले डाउटफुल डेट वाला माइनस हो जाएगा, बचे हुए के ऊपर प्रोविजन बनेगी, माइनस ओल्ड प्रोविजन हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंगली भाई आप सारा पता कर सकते हैं, तो नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा। इसके बाद जी बैलेंस शीट भी नॉर्मल है, उसमें कुछ ऐसा हाई फाई नहीं है। ड्राइंग्स वगैरह में ड्राइंग्स इन काइंड कोइंड अपडेट कर देना तो हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं सर। सर अगला पार्टनरशिप का पहला सम जो है वो देखते हैं, लग तो इजी रहा है। एक्स वाई जेड एंटर इनटू अ पार्टनरशिप टू शेयर प्रॉफिट लॉसेस 532। एक्स पर्सनली गारंटी करता है कि जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी वुड नॉट बी लेस देन 15,000 इन एनी ईयर। कैपिटल सबकी यहाँ दे रखी है। अब नीचे लिख के आता है प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल was 79,500। कहता पी एंड एल अप्रूव बना दो। बहुत ही नॉर्मल सा पी एंड एल अप्रूव। 79,500 आपको शो हो रहा है जी प्रॉफिट। इसमें जी आपने आईओसी वगैरह लगा दिए, ये सब के आईओसी आ गए। अब सर इसमें जरा पहले तो हम निकाल लेंगे कि भाई क्या क्या हिस्सा आता है। जैसे डिविजिबल प्रॉफिट है 59,500 का, 59,100 का, इसका जी 532 होने लगा। यहाँ आप पढ़ लें सर, बहुत ही पप्पू क्वेश्चन है सीरियसली, क्योंकि जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटी कौन करके बैठा हो, एक्स। 532 है। अब आपको बताइए जेड के पास 15,000 से कम आएगा ही आएगा, फिर उसके बाद वो सारा का सारा कॉन्ट्री किसे करना होगा, एक्स को। तो देखो जी सर, ये एक्स आ गया। फिर इसके बाद यहाँ नीचे की तरफ चलें, ये जेड है, अब उसका 2/10 करके कम आ रहा है, तो बाकी एक्स से उठा लिया। ठीक है जी सर, इस तरीके से बहुत आसानी से हो सकता था। दो पार्टनर ने मिलकर गारंटी दी होती, चलो फिर भी थोड़ा देखना पड़ता। अगला सवाल कहता जी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की बात करनी है। अमर अकबर एंथनी शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 253, द बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप एज अंडर अमर अकबर एंथनी। ये बैलेंस शीट दे रखी है फर्म की। कैपिटल आपके सामने है, ट्रेड पेबल है, सन्ड्री फिक्स एसेट्स हैं, फिर इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक सब दिया हुआ है। पार्टनरशिप फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 4 लाख इन 2020 एंड द पार्टनर विड्रू 3 लाख ड्यूरिंग द ईयर। मतलब ये बैलेंस शीट आपकी एंड की है,
तो सब हो गया होगा, पी एंड एल अप्रो ये वो कैपिटल अकाउंट सब बन गए हैं। 4 लाख कमाया था कितना, 3 लाख उसमें से खा भी गए, मतलब विड्रॉ भी कर लिया सिंपल सी बात है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 30% है। कहता है 30% काफ़ी ज़्यादा होता है वैसे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है सर, एवरेज प्रॉफिट देखना होता है इसमें, माइनस करना होता है इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट ये चीज़ होती है जब आप एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर देते हैं। सर इसके लिए नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके सामने है। फॉर दिस पर्पस कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट यूजिंग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां पंगा हो गया सर, क्लोजिंग कैपिटल पे तो मिनट में आ जाना था, अब इसने कह दिया एवरेज कैपिटल करो। अब एवरेज कैपिटल करने के जितने भी तरीके होते हैं वो आपको याद करा देता हूँ। सर एक तो तरीका होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2। बेस्ट तरीका होता है अगर इंफॉर्मेशन हो। फिर सर और तरीके भी होते हैं कि अगर आपको एवरेज कैपिटल निकालनी हो क्लोजिंग कैपिटल के जरिए, तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट माइनस कर दो, हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आप माइनस कर दो, पहुंच जाओगे इस पे। फिर अगर आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी हो ओपनिंग कैपिटल के जरिए, तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट ऐड कर दो, करंट ईयर प्रॉफिट ऐड कर दो, तो भी पहुंचोगे। यस सर। तो इट मीन्स ये हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड करने के, कि क्लोजिंग कैपिटल्स में से अगर करंट ईयर के प्रॉफिट का हाफ हम माइनस कर दें देन हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। मैं क्लोजिंग कैपिटल वाले पे स्ट्रेस दूंगा क्योंकि सर हमारे पास तो देखो ना ओपनिंग कैपिटल तो इस साल की है ही नहीं है, हमारे पास तो यही कैपिटल है इस दिन की, इसी से अगर हमें जाना है एवरेज तक तो वी हैव टू डू द कैलकुलेशन इन अ मैनर कि भाई क्लोजिंग कैपिटल माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। तो सर ये करके दिखाया इन्होंने, सर करके वो दिखाया पर थोड़ा कंफ्यूज आप हो जाओगे इससे ना। पहले इसने क्लोजिंग कैपिटल ऐसे ली, ट्रेड एसेट लेस ट्रेड पेबल, कोई चक्कर नहीं। यहाँ से हम चेक करते हैं, आपके पास ये जो टोटल है आप ये चेक कर सकते हो, ये सारा भाई इस टोटल को आपका टोटल है जी यहाँ 1310, 1310 में से आप माइनस कर लीजिए 60,000, 1250 आ जाएगा, 12,50,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें कोई नॉन ट्रेडिंग आइटम नहीं थी तो अगर इधर से ऐड कर लेते तो भी 1250 आ जाता। अब कंफ्यूज कहाँ होना शुरू होंगे मैं बताता हूँ। एक्चुअली ये जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है ना ये वाली, यही है ये 1250, समझिए जरा। इसके अंदर करंट ईयर का पूरा प्रॉफिट है नहीं है। आपको सर आपको कैसे पता? सर 4 लाख प्रॉफिट हुआ था, 3 लाख तो उन्होंने ड्राइंग कर लिया। पार्टनर कैपिटल अकाउंट इमेजिन करो, 4 लाख के अकॉर्डिंग हिस्से क्रेडिट हुए होंगे, 3 लाख के अकॉर्डिंग ड्राइंग डेबिट होगी होगी। तो इट इज रॉन्ग टू से कि दिस क्लोजिंग कैपिटल कंसिस्ट फुल प्रॉफिट। इसके अंदर सिर्फ जो रिटेन हुआ हुआ कैपिटल के अंदर वो प्रॉफिट है। तो ये भाई साहब कैसे कर रहे हैं, इन्होंने पहले जड़ा अमाउंट है आधा अमाउंट ऐड कर दिया। अब आपको कि सर आधा ही क्यों ऐड किया, सर देखो इससे सिंपल कैलकुलेशन दूं तुम्हें, देखना ये क्लोजिंग कैपिटल 1250 है, 4 लाख का प्रॉफिट है, 3 लाख की ड्रॉइंग है, प्रॉफिट कैपिटल के अंदर कितना बचा हुआ है 1 लाख। अपन एक क्लोजिंग कैपिटल में से हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट माइनस करना है। ये प्रॉफिट करंट ईयर वाला 4 लाख तो इस कैपिटल में है ही नहीं है, सिर्फ कितना है 1 लाख, तो 1 लाख का हाफ कर दो, 50,000 माइनस कर दो, यू विल गेट टू योर क्लोजिंग कैपिटल। ये देखिए अब ये क्या कर रहा है, ये अपना पूरा प्रॉपर तरीके से कर रहा है कि मैं हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट माइनस करूंगा। भाई जे तू 4 लाख माइनस करेगा तो तू ये मान रहा है कि जैसे ड्राइंग हुई ही नहीं है, पूरा 4 लाख का प्रॉफिट कैपिटल में है। बिल्कुल। फिर भाई तू 4 लाख के अकॉर्डिंग जो हाफ माइनस करेगा तो तेरे को ड्राइंग्स का हाफ भी ऊपर ऐड करना पड़ेगा। रिजल्ट विल बी टोटली सेम, 12 लाख ही आएगा, पर तरीका दोनों डिफरेंट।
इस तरीके से सर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी, ਉਹਦਾ 30% कर लिए, यू विल गेट टू योर नॉर्मल प्रॉफिट। देन प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर है ही है, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट का 3 ईयर परचेज करना है और आपकी गुडविल आ जाएगी। बहुत बढ़िया सर, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेसर TMR एज एट 31 मार्च, दे शेयर प्रॉफिट इक्वली। द बैलेंस शीट टीना, मीना, रीटा, ये बैलेंस शीट दे रखी है। नीचे कहानी है जी, रीटा की डेथ हो जाती है 5 अप्रैल को। द फॉलोइंग एग्रीमेंट वाज पुट इनटू, एसेट रीवैल्यू करने हैं। गुडविल 18,000 रुपये वैल्यू हुई है, वाज टू बी क्रेडिटेड विद हिज शेयर विदाउट रेजिंग दी गुडविल अकाउंट। तो रिमेनिंग पार्टनर जो गेनिंग रेशियो में डेबिट होंगे तो ये गीता अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। 6,000 रुपये एग्जीक्यूटर को पे कर देने हैं, बाकी फिर रखेंगे बैलेंस। अब रीटा, टीना एंड मीना, अब ध्यान ये देना होगा, पार्टनर पहले कितने थे भी, और यार डेथ, एक मिनट, दे शेयर प्रॉफिट इक्वली। और यहाँ पे 5 अप्रैल को रीटा की डेथ है। यार ये क्या लिखा हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ रीता, ठीक है। टीना एंड मीना शेयर प्रॉफिट इक्वली, ठीक है जी। तो रिमेनिंग पार्टनर्स ਜਿਹੜੇ हैं वो अपना प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि भाई पहले भी इक्वली था, बाद में भी इक्वली है, तो गेनिंग रेशियो आप समझ ही लो सर, कितना आसान होने वाला है ये सारा। तो गुडविल का शेयर होता 1/3 था 18,000 का, 18,000 का 1/3 6,000 हुआ, ये यहाँ लिखा। ये रिमेनिंग पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट कर दिया। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह बनने लग गए हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ रहे हैं। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, जेड़ा एग्जीक्यूटर का बैलेंस है वो पड़ा हुआ है, चाहे सारा एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाके वहां पे कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता, चल जाएगा। अगला क्वेश्चन जब हम देखते हैं, एनपीओ का एक फेमस क्वेश्चन है कि जब ये आईपीसीसी में भी ये चैप्टर रहा है, सीए इंटर में तो इन्होंने हटा दिया, आईपीसीसी कोर्स में बहुत रहा है, तब भी बहुत चलता था। और मैंने असाइनमेंट में भी आपको, जो हमारी असाइनमेंट है इस चैप्टर की काफ़ी लोडेड है, ਉਹਦੇ अंदर भी ये क्वेश्चन 2 बार दे रखा है। बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। रिसीट एंड पेमेंट ऑफ पेपा पिग क्लब, ओहो कमाल है, पेपा पिग आ गए हैं। प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च एज एंडर, बहुत ही फेमस कार्टून है बच्चों का। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ आपको, ओपनिंग बैलेंस, फिर एनुअल सब्सक्रिप्शन, उसमें आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड दिस ईयर, ठीक। प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर, ओपनिंग एडवांस माइनस। सर देखो, इनकम से रिसीट तक आते हुए 4 एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं नॉर्मली, इन्होंने 2 की हैं, थोड़ा शक हो गया। फिर यहाँ लिखा है एक्सपेंसिव इंक्लूड पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, इसको स्पोर्ट्स मटेरियल को चाहे अलग कर देते। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 360, यार पेमेंट में लॉस दिखाया हुआ है, अगर फर्नीचर बेचा है तो रिसीट एंड पेमेंट में तो खाली रिसीट आएगी ना उसकी, जाना पहचाना है तो सारा आपको पता ही क्या होना। बाकी जी नीचे की जी इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने है कि क्लब के पास जी फर्नीचर था, इन्वेस्टमेंट था, स्पोर्ट्स मटेरियल था शुरू में, एंड में सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितनी है और एंड में सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितनी है ये भी बताया हुआ है। तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी है। डू यू एग्री विद द अबव रिसीट एंड पेमेंट, क्या कहता है आप इस रिसीट एंड पेमेंट से एग्री करते हैं? कहता है इफ नॉट, प्रिपेयर द करेक्ट रिसीट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। कहता है अगर आप नहीं करते हैं तो सही वाला रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे बैलेंस शीट बना दो। ठीक है भाई, देखते हैं सारा। सर मेन 2-4 चीज़ें ही हैं जो आपको पता होनी है, बाकी तो ओके ही है। ओपनिंग बैलेंस एज इट इज़ है। अब यहाँ से ना सब्सक्रिप्शन रिसीट निकालनी थी आपको, 4 एडजस्टमेंट करनी थी। अब उसका जो हम एक क्लास में फॉर्मूला सा फॉलो करते होते हैं वही करते हैं। नॉर्मली हमें रिसीट दी होती है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दी होती है रिसीट एंड पेमेंट में, उसमें हम ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग करते हैं, ऐड ओपनिंग एडवांस करते हैं, माइनस करते हैं इसमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, माइनस करते हैं क्लोजिंग एडवांस, फिर हमारी सब्सक्रिप्शन की इनकम आ जाती है। याद है? अब आपको इस सब्सक्रिप्शन की इनकम यहाँ दे रखी थी क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट भी उन्होंने की है पर 2 की है, मैंने कहा जी 4 होनी है, मैंने कहा डिटेल में बना लो। सब्सक्रिप्शन की इनकम दे रखी है 9180, ये लिख दी। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई वो अपन ने एक्स लिख दी। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितनी है सर क्वेश्चन में देखें, सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 540, ये लिख दिया। सर ओपनिंग एडवांस कितना है, सर यदि इंफॉर्मेशन यहाँ दी रखी है,
ओपनिंग एडवांस प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर, प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर मतलब ओपनिंग एडवांस 180 माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जी, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर 360, फिर जी क्लोजिंग एडवांस, सर दे दी इंफॉर्मेशन भी नीचे ही दे रखी है, क्लोजिंग एडवांस 180, ये इससे भाई आप आराम से रिसिप्शन रिसीव निकाल सकते हो, 9180 प्लस 180 प्लस 360 माइनस 540 माइनस 180, दिस एक्स इज इक्वल टू 9000, ये आ गया जी 9000, 9000 आपके पास आ गया है, तो ये आपके पास रिसिप्शन रिसीव्ड है। हाँ जी, ये पहली करेक्शन जी। उसके बाद जी आपका अदर फीस, डोनेशन, सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की सेल वैल्यू आपको पता ही है कैसे आई है सर, 900 रुपये ਉਹਦੀ कॉस्ट थी, 360 का नुकसान है, 540 में बेचा होगा। देन उसके बाद जी डोनेशन फॉर बिल्डिंग अदर फीस एज इट इज ही कॉपी है, फिर एक्सपेंसेस और स्पोर्ट्स मटेरियल उन्होंने अलग अलग करके दिखा दिए हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस इतना आ जाता है। अब इधर अंदर कई बार बच्चे थोड़ा जा एक पॉइंट पूछ लेते होते हैं कि जैसे इन्वेस्टमेंट इसमें शुरू में है 5% के रेट पे, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट बनेगा 2700 रुपये, ये इस गलत वाले रिसीट एंड पेमेंट में नहीं दिखाया हुआ। अब बंदे को लगता है कहीं एरर ओमिशन तो नहीं होगी, नहीं बेटा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपका अज्यूम करना, ठीक है जी, जितना उसके अंदर डाटा है उसी के हिसाब से चलें। जब आप अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तब इनकम के तौर पे जरूर दिखा दें, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें भी ये इंटरेस्ट क्रूड एसेट के तौर पे जरूर दिखा दें। तो अगेन क्वेश्चन करके देखने वाला है, जो आपने पहले कर रखा है एक दो बार तो सही है, अदरवाइज इसको एक बार करके जरूर देखें। उसके बाद जी और आगे बढ़ते हैं, थोड़े बहुत ही क्वेश्चन बचे हैं तो इसको कर ही लेते हैं पूरा, अब और इस पे सीरीज नहीं बनाएंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स, सर शेयर्स का जो पहला सवाल है, स्टेट लिमिटेड इशूड 1,80,000 शेयर 10 ईच, सारा ब्रेकअप दे रखा है और बिल्कुल ही फ्लैट केस लग रहा अभी तो। 15 मई 1.5 लाख शेयर अप्लाइड, ऑल दी एप्लीकेशन वाज एक्सेप्टेड, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन दिस डेट, और ये सारी कहानी आपको बता रखी है। ऑल दी सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड एंड दोज ऑन फर्स्ट कॉल वर रिसीव ऑन दिस डेट, अकाउंट्स यहाँ क्लोज करने हैं। तो ऐसे पढ़ने में तो इसमें कुछ भी नहीं लग रहा। ये जी आपका शेयर एप्लीकेशन आ गया, फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल, देन उसके बाद जी बैंक टू अलॉटमेंट, तो ये सारा आप कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर फीचर, इस पे सवाल देखते हैं। मिस्टर संपत हु वाज द होल्डर ऑफ 12,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच ऑन 60 पर शेयर हैज बीन कॉल्ड अप, ठीक है 60 कॉल्ड अप अभी, कुड नॉट पे हिज ड्यूज ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एट 20 पर शेयर, 60 कॉल्ड अप था उसमें से 20 ये दे नहीं पा रहा। डायरेक्टर फोरफिटेड द अबव शेयर, 12,000 प्रेफरेंस शेयर थे, रीइशू 10,000 ऑफ सच शेयर टू मिस्टर सुशील एट 50 पर शेयर पेड अप एट 60 पर शेयर। सर देखिए पहले तो आप फोरफिटर की बात कर लें, होल्डर ऑफ 12,000 शेयर है तो इंटू 60 करके कैपिटल डेबिट कर दी गई होगी, फटाफट से चेक कर लेते हैं, बिल्कुल जी कर दी गई है। अब क्या नहीं पे किया ये देख लीजिए फटाफट। सर देखिए इसने लिखा है कुड नॉट पे हिज ड्यूज ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ईच एट 20 पर शेयर, ठीक है जी 20 पर शेयर के हिसाब से, तो 12,000 इंटू 20 ये आपका अलॉटमेंट रहता है, 12,000 इंटू 20 ये आपका फर्स्ट कॉल रहता है, बाकी जी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, बिल्कुल ही सही सी बात है। अब ये कहेगा, रुक जा भाई रुक जा, अब ये कहेगा कि भाई इसमें से कुछ शेयर रीइशू कर दो, 10,000 दे दो सुशील को, 50 रुपए के हिसाब से 60 पेड अप ही देने हैं। तो एंट्री बड़ी सिंपल है, तो 10,000 शेयर हम इसे इशू कर रहे हैं, 10,000 इंटू 50, फिर जी शेयर कैपिटल में 10,000 इंटू 60, ये आ गया जी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब अपन ने ये देखना है कि 12,000 शेयर का जो शेयर फॉर फ्यूचर बैलेंस बनता है वो 240 बनता है, तो 10,000 शेयर का कितना होगा इंटू 10,000, 2 लाख, 2 लाख बैलेंस होगा, 1 लाख उसमें से यूज हो गया भाई साहब, 1 लाख का कैपिटल रिजर्व बना दो, बड़े इजीली बन गया जी ये भी। इससे कहीं एडवांस क्वेश्चन आप वैसे जब आप +2 में करते हैं तो कर रखे होते हैं आपने। अवंतिका लिमिटेड परचेज मशीनरी वर्थ 990 फ्रॉम अवनीत, पेमेंट वाज मेड बाय इशू ऑफ 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, ठीक है जी डिवेंचर इशू हो गए, पास दी जर्नल एंट्री,
फॉर परचेज एंड मशीनरी एंड इशू ऑफ डिवेंचर। अगर डिवेंचर बाहर पे इशू हुए हैं, अगर डिस्काउंट पे, और अगर एट प्रीमियम, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला केस आ गया जी। ये भी बहुत सौखा ही है अवंतिका वाला। देखो मशीनरी टू अवनीत की एंट्री तो यही रहेगी बिल्कुल। अब जब पार पे इशू करेंगे तो अवनीत टू डिवेंचर, बात खत्म। डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो भाई 990 आपने पे करना है। 100 वाला 20% डिस्काउंट पे दे रहे हो, 80 के हिसाब से नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लो, 990 डिवाइड बाई 80। सर इतने डिवेंचर हुए, 12375। अवनीत डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, डिवेंचर क्रेडिट। अब जो प्रीमियम पे इशू करना है, प्रीमियम पे, तो 990 डिवाइड बाय 120, 20% प्रीमियम, ये हो गया जी 8250। इंटू 100 करके ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, बाकी प्रीमियम और ये सारा, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद जी डबल एंट्री सिस्टम पे नोट लिखो, जर्नल पे नोट लिखो, बैंक रिकंसिलेशन, बीआर एंड वेरियस पार्टी टू इट। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। ये नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चंस हैं और बहुत ही रूटीन वाले, इनको एक बार जरूर पढ़ लें। तो ये जी आपका फाउंडेशन का जो पहला आरटीपी टारगेट था अकाउंट्स का, वो ख़त्म है। अगला जी कोशिश रखी जाएगी कि जो लॉ और बीसीआर वाला है उसको कवर किया जाए, ठीक है जी। पर चैनल पे जिस तरह आप देखते हैं इंटर फाइनल वो सब भी है, तो बारी अब वैसे फाइनल की है, अगला आरटीपी उनका आएगा, तो हमें थोड़ी वेट करनी पड़ेगी। ओके बेटा जी, ऑल द बेस्ट।